हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है अमन बहल। द हिंदू का फर्स्ट एडिटोरियल आज की क्लास में कवर करेंगे। सेक्स एंड वायलेंस इसका टाइटल है। इस क्लास को लाने का ऑब्जेक्टिव है बेसिक लेवल से आपकी रीडिंग को, ग्रामर को और वोकैब को इम्प्रूव करवाना। पढ़ते पढ़ते ही तीनों चीज़ों को आप सीखेंगे और क्लास के लास्ट में क्विज़ आपको मिलेगा 10 मार्क्स का। जो भी आप मन से सीखें इस क्विज़ पे अप्लाई करें, 10 में से आपको 10 मार्क्स मिले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास को। मैरिटल रेप पे लिखा हुआ आर्टिकल है, शादीशुदा लोगों के बीच में अगर रेप हो जाए तो उसको सरकार और कानून कैसे डील करती है। क्लास को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और एक शेयर देना। आइए कुछ नया सीखते हैं। मेरी सभी क्लासेस के नोट्स, पीडीएफ्स, नोटिफिकेशंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है ऐसे @YourEnglishTutor, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ग्रुप ही ज्वाइन करना जिसमें 28-30 हज़ार लोग हैं, वही ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। साथ ही अपने एग्जाम्स की और बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं वाईटी ऐप को। और कर क्या सकते हैं, कर ही लेना, आपकी अपनी ऐप है। ऐप के ऊपर आपको स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मिल जाते हैं कोर्सेज। प्रीमियम कोर्सेज है लेकिन नाम भर के प्रीमियम है, फीस काफ़ी अफोर्डेबल होती है। जैसे कि राइटिंग का कोर्स अभी वैलेंटाइंस के मौके पे 475 में कोर्स अवेलेबल है। 60 घंटे के अंदर इंग्लिश में आप लिखना सीख सकते हैं। और ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इस कोर्स में आप देखेंगे कि हर एस्पेक्ट को राइटिंग के कवर करवाया गया है। फिर कोई भी एग्जाम हो, एसए, प्रेसी, है ना, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसी तरीके से आपको ऐप पे मिल जाएगा यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स। इसको भी कोड लगा करके आप 1299 में अवेल कर सकते हैं। कोर्स के अंदर आपको मिलता है यूपीएससी की इंग्लिश का हर एस्पेक्ट कवर्ड, फिर चाहे वो आंसर राइटिंग हो, प्रेसी हो, डिस्क्रिप्टिव हो, या फिर वो ग्रामर या वोकैब के पोर्शन हो। ऐप के ऊपर आपको बैंकिंग और एसएससी के भी प्रैक्टिस कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें बैंक एसएससी के हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया हुआ है। चलिए, लिंक इज इन कमेंट सेक्शन, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, आप इस पे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ऑलराइट, सेक्स एंड वायलेंस। देखिए, वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, मारकाट। सेक्स का मतलब होता है, देखो दो मीनिंग्स हैं। पहला तो जो सेक्सुअल एक्ट होता है उसको सेक्स बोलते हैं ऑफ कोर्स। दूसरा सेक्स का मतलब होता है आपका जेंडर, मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है। तो यहाँ पे सेक्स का सेक्स वाला मीनिंग लिया गया है। कह रहा है जी सेक्स में भी क्या वायलेंस हो सकती है, मियाँ बीवी के बीच में भी सेक्सुअल वायलेंस का क्या केस बनता है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी मैरिज शुड नॉट प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर सेक्सुअल वायलेंस। कह रहा है जो मैरिज है ना, या जो शादी है दो लोगों की, ये प्रोवाइड नहीं कर सकती है आपको इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से आपको छूट मिल जाए, कोई काम आप गलत करें तो उससे आपको सज़ा ना मिले। जैसे आपने वैक्सीन लगा ली तो आपको इम्यूनिटी मिल गई कोरोना से, है ना। तो कह रहे हैं जी शादी की वैक्सीन लगना ये इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं दे सकता सेक्सुअल वायलेंस से या फिर शारीरिक हिंसा से। शादीशुदा होने के बाद आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये तो मेरी वाइफ है या मेरा हस्बैंड है, मैंने सेक्सुअली इस पर वायलेंस किया तो क्या, है ना। तो हमारी कोर्ट और कानून इसको मानता है कि ये रेप की श्रेणी में आ सकता है कुछ खास किस्सों में, वो अभी आप आगे जो आप आगे देखेंगे। चलिए, मैरिज सब्जेक्ट है यहाँ पे, शुड नॉट प्रोवाइड इसकी वर्ब है। इम्यूनिटी आपने देख लिया, किसी चीज़ से आपको डिस्काउंट, छूट या राहत मिल जाए, वो होती है इम्यूनिटी। सेक्सुअल यानी सेक्स रिलेटेड, वायलेंस का मतलब है हिंसा। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये जो बड़े बड़े वर्ड्स आप देख रहे हो ना, ये सारे बड़े बड़े वर्ड्स मैं आपको शुरू में एक साथ दिखा देता हूँ इनके मीनिंग के साथ, ताकि फिर आर्टिकल आप स्मूथली पढ़ सको बिना डिस्टर्बेंस के। चलो, ये अपने पास वोकैब शीट अलग से मैं इसीलिए लेता हूँ ताकि आप इसको डाउनलोड कर सको बाद में, है ना, रिवाइज करने के लिए नोट्स। पहला जो वर्ड है आज का वो है जी कैटेगोरिकल। और ये वर्ड 2 दिन पहले वाली क्लास में भी आया था, बड़े अच्छे से आपको सिखाया था। अगर किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में दे दिया जाए तो आपने उसका क्लियर कट आंसर दे दिया है। कल आप यहाँ थे जी, मैं वहाँ नहीं था, या मैं वहाँ था, तो इससे क्लियर कोई आंसर नहीं हो सकता, है ना, हाँ या ना। तो 2 कैटेगरी में जब किसी चीज़ का जवाब देते हैं तो वो बड़ा क्लियर कट होता है। इसीलिए कैटेगोरिकल वर्ड का मतलब ही होता है क्लियर कट या साफ साफ। द पीपल ऑफ द नेशन हैव शोन देयर कैटेगोरिकल सपोर्ट टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट। देश के लोगों ने दिखाया है अपना साफ साफ सपोर्ट चुनी हुई सरकार के लिए। बड़े अच्छे से लोगों ने वोट किया और सरकार को जिताया, कैटेगोरिकल सपोर्ट। तो ये वर्ड आपने 2 दिन पहले देखा था और इसके सिनोनिम्स देखे थे आपने, एब्सोल्यूट, अनइक्विवोकल, अनएम्बिगुअस, अनक्वालिफाइड, साफ साफ हो, क्लियर कट हो। आज आप अनएम्बिगुअस वर्ड जो है ना, इसके आगे का अन निकाल देंगे और एम्बिगुअस वर्ड को देखेंगे। एम्बिगुअस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा साफ साफ का, यानी जो चीज़ अनक्लियर हो, जो चीज़ समझ में ना आ रही हो, जिसपे कन्फ्यूजन हो, ठीक है, एम्बिगुअस। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास इम्प्यूनिटी। ये वर्ड बना है इम्यूनिटी और पनिशमेंट को मिक्स करके।
पनिशमेंट यानी सज़ा, इम्यूनिटी यानी राहत, सज़ा से आपको राहत मिल जाए, और वो भी कब? किसी गलत काम को करने से पहले। जैसे आपको कोई आदमी भड़काए कि जा तू उसको जाके पीट दे, मैं देख लूँगा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना आपको, तो वो आपको इम्प्यूनिटी दे रहे हैं। फ्रीडम और एक्सेम्पशन फ्रॉम अ पनिशमेंट दे रहे हैं क्राइम इवन करने से पहले। आपने गलत काम किया नहीं, उससे पहले ही आपको पता लग गया कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। क्रिमिनल्स ब्राइब द पुलिस टू गेन इम्यूनिटी अगेंस्ट अ लॉ। क्रिमिनल्स जो हैं, गुनहगार जो लोग हैं, पुलिस वालों को ब्राइब करते हैं ताकि उनको इम्प्यूनिटी मिल जाए कानून के सामने, लॉ के सामने। चलिए, आज ये वर्ड आर्टिकल में आएगा नहीं, इसकी वीक फॉर्म आएगी जो कि होती है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी और इम्प्यूनिटी एक ही बात है, किसी चीज़ से राहत। चलिए नेक्स्ट वर्ड अपने पास डेबिलिटेट। किसी चीज़ को वीक बनाना, कमज़ोर बनाना कहलाता है डेबिलिटेट करना। और एक्चुअल में ये कैसा वीक बनाना है? जैसे आप किसी को अपाहिज कर दें, किसी का हाथ पांव तोड़ दें, तो वो आदमी को कमज़ोर बना दिया ना आपने, लेकिन आपने उसको बनाया अपाहिज बना करके, तो वहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल करें। जैसे अगर आपको दांत में दर्द है और आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं जाड़ में दर्द होने की वजह से, तो वो जो पेन है ना आपका, वो है डेबिलिटेटिंग पेन। ऐसा दर्द जिसने आपको अपाहिज बना दिया है, अब आप कोई भी काम करने लायक नहीं है इस दर्द की वजह से। तो ये डेबिलिटेटिंग पेन नाम का कोलोकेशन जो है, फ्रेज भी आपको कई बार लिखा हुआ मिलेगा। प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। लंबी खिंची हुई हड़तालों ने डेबिलिटेट करके एक अपाहिज या कमज़ोर बना दिया है पूरी इंडस्ट्री को। डेबिलिटेट को कमज़ोर बनाने को वीकन करना, पैरालाइज करना, अंडरमाइन करना भी बोलते हैं। अंडरमाइन बड़े अच्छे से समझाया हुआ आपको। अंडर यानी नीचे, माइन यानी सुरंग। कोई आदमी खड़ा है और उसके पाँव के नीचे आप गड्ढा खोद दें, सुरंग खोद दें, यानी उस आदमी को गिरा रहे हैं, कमज़ोर बना रहे हैं। तो वैसे इस वर्ड को कनेक्ट करोगे तो याद रहेगा। चलो, मेरी कोशिश ये होती है, जितने निमोनिक मुझे याद हैं, जिस वर्ड को मैंने जैसे अपने स्टूडेंट डेज में याद किया था आज से 5, 7, 8 साल पहले, मैं वो सारी ट्रिक्स आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। अगर कोई दिमाग में बैठ जाए तो अच्छी बात है। अगला वर्ड है प्रिजम्पशन। देखिए, आपने एक वर्ड सुना होगा अजम्पशन। अजम्पशन यानी धारणा, किसी चीज़ को लेकर के जो आप दिमाग में बिठा लेते हैं। प्री जो है ना, प्री, ये इस धारणा को पहले से बनाने को बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे दिमाग में धारणाएं होती है ना लोगों को लेकर के, जैसे कि लोअर क्लास के लोग जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं वो इस तरह के होते हैं, अपर क्लास के लोग जो बड़े कोठियों में रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, वो इस तरह के होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं। आप किसी हिंदू मुस्लिम से, झुग्गी या अपर क्लास से मिले नहीं हो, लेकिन पहले से जो दिमाग में बना के बैठे हो, वो धारणा आपकी प्रिजम्पशन है। अक्सर ये गलत भी निकलती है, आप समझते होंगे इसका मीनिंग क्या है। एन assumption taken for granted. There is a general presumption that fatty foods are bad for your heart. एक जनरल सी प्रिजम्पशन है, धारणा है कि फैटी फूड जो हैं वो आपके हार्ट के लिए खराब है, दिल के लिए खराब है। चलिए, प्रिजम्पशन वर्ड का एक एक्स्ट्रा बोनस टिप दे देता हूं आपको। इसका एक मीनिंग और भी है। दूसरा मीनिंग है जी, किसी तरह की डेयरिंग दिखाना या बहादुरी दिखाना जो सामने वाले को रूड लगे। इस केस में भी आपने प्रिजम्पशन ले रखी है, अपने दिमाग में धारणा ले रखी है, कुछ वहम बिठा रखा है कि मैं सामने वाले से सुपीरियर हूं या इससे बेटर हूं। समझ पा रहे हो आप? यूज करके दिखाता हूं। हिज प्रिजम्पशन इन क्वेश्चनिंग द बॉस शॉक्ड एवरीवन इन द स्टाफ। उसकी जो डेयरिंग थी या रूड टाइप या एरोगेंट टाइप जो प्रिजम्पशन था, क्वेश्चन करने का, सवाल उठाने का बॉस पे, उसने सभी को शॉक कर दिया या सदमे में ला दिया, सकते में ला दिया स्टाफ में। चलिए, ये दूसरा वाला मीनिंग कम यूज होता है, फिर भी आपको एडिशनली बता दिया है। आज ये वर्ड आर्टिकल में आएगा भाई, बार बार आएगा। लास्ट वर्ड है मैरिटल। मैरिटल बना है मैरिज से, मैरिज यानी शादी, मैरिटल यानी शादी से जुड़ा हुआ। मैरिटल रेप यानी शादीशुदा जिंदगी में होने वाला रेप। मैरिटल होम यानी वो घर जहाँ पे आप शादी होके जाते हैं। मैरिटल कस्टम्स यानी शादी से जुड़े हुए रीति रिवाज। द गर्ल रिफ्यूज टू रिटर्न टू हर मैरिटल होम आफ्टर द इंसिडेंट। लड़की ने मना कर दिया अपने मैरिटल होम में जाने पे या शादी के बाद वाले घर में जाने से, इस इंसिडेंट के बाद, घटना के बाद। चलिए, ये मैरिटल वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। इसके दो अच्छे सिनोनिम्स हैं, शायद मैंने लिखे या नहीं लिखे, देख लेना। नप्शल एंड कॉन्जुगल। ठीक है, ये एडवांस्ड है, जो आएंगे आपके कभी मेंस के अंदर। इस तरह के वर्ड आपको देखो लिखे भी है मैंने, नप्शल और कंजुगल, याद रखना, मैरिटल के सिनोनिम्स है। चलिए, 5 वर्ड्स डिटेल में। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे। देखिए, ऐसा माना जाता है जनरली कि अगर आपकी शादी हो गई है किसी लड़के या लड़की के साथ, तो फिर उस आदमी से या उस औरत से सेक्सुअल रिलेशन तो बनेंगे ही, ऐसा माना जाता है। और ये सही भी है, गलत नहीं है, क्योंकि शादी का इंस्टीट्यूशन इसीलिए आया है कि आप सेक्सुअल रिलेशंस बना करके रिप्रोड्यूस कर सको और दुनिया को आगे चला सको। लेकिन सेक्सुअल रिलेशंस में अगर एक स्पाउस वायलेंस की शिकायत करे कि यार मेरे साथ जो सेक्सुअल रिलेशन बने हैं उसमें हिंसा थी,
मुझे अनाप शनाप का पेन मिला या मेरी कंसेंट के बावजूद मेरे साथ रिलेशंस बनाए गए, तो क्या आप उसको रेप मानेंगे? जनरली अगर आपसे शादी नहीं हुई है किसी इंसान की और उसने आपके साथ ऐसा किया तो ये रेप है, बलात्कार है। लेकिन शादी हो गई तब क्या करें? तो ये सवाल हमारी कोर्टों के सामने बहुत टाइम से चल रहा है और इन कोर्टों ने, हमारी कोर्ट्स ने, लॉ ने इसको साफ कर दिया है एक सेक्शन बना के कि शादीशुदा जीवन में रेप नहीं हो सकता। अगर शादी हो गई है तो फिर रेप का एलिगेशन आप नहीं लगा सकते। हाँ, अगर आप सामने वाले को एक शो कॉज नोटिस दे दें कि मुझे सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाने हैं, उसके बाद भी वो बनाए, तब वो रेप है। तो हमारी कोर्ट इस चीज़ पे साफ है। लेकिन रिसेंटली एक मामला आया 2017 का, जिसमें एक आदमी ने अपनी वाइफ के साथ में इतने खराब रिलेशंस बनाए जिससे उसकी जो है वाइफ की डेथ हो गई। मामला चला 5-7-8 साल और फाइनली उसको एक्विट कर दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया। हमारे आर्टिकल में इसके एक्विटल पे सवाल उठाए गए हैं। शायद कानून में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है इस मामले के ऊपर भी। मैरिटल रेप दुनिया के अधिकांश हिस्सों में एक रेप की तरह ट्रीट होने वाला किस्सा है। सिर्फ भारत जैसे देशों में आज भी इसको रेप नहीं माना जाता। अगर आप यूएस, यूके, कहीं और जाएंगे यूरोप में, ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे एक आपने किसी इंसान का रेप किया अगर आप अपने स्पाउस के साथ में ज्यादती करते हैं। चलिए, टोन आज की कंडेमनिंग, सरकार और कानून को कंडेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। शुरू करें। जल्दी से वीडियो को कर लो पॉज। फर्स्ट पैराग्राफ है, खुद से पढ़ के मीनिंग निकालो ताकि जब मैं पढ़ूं और समझाऊं तो आप उससे रिलेट कर पाएं। कह रहे जी, अ रिसेंट रूलिंग बाय द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट विच हेल्ड द अननेचुरल सेक्स बाय अ हस्बैंड इन मैरिज इज नॉट एन ऑफेंस, हेविली रिलाइज ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट विद इन अ मैरिटल रिलेशनशिप। बड़ा आसान सेंटेंस है। कह रहे रिसेंट में एक रूलिंग आई है। रूलिंग क्या होता है? कोर्ट का फैसला या डिसीजन। इसको वर्डिक्ट भी बोलते हैं। जब ये कोई बड़ा फैसला हो जाए तो उसको वर्डिक्ट बोल देते हैं। कह रहे जी, छोटा सा जो फैसला आया है, जो रूलिंग आई है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा। कह रहा है जी, जिस कोर्ट ने, विच ने इस चीज़ को हेल्ड किया या मेंटेन किया या बना के रखा, और किस आर्गुमेंट को? दैट वो ये आर्गुमेंट कि जो अननेचुरल सेक्स है, ये मैं समझा दूंगा क्या होता है। अननेचुरल जो सेक्स है एक हस्बैंड के द्वारा मैरिज के दौरान, वो एक ऑफेंस नहीं है, वो एक गुनाह नहीं है। कह रहा है ये जो रूलिंग आई है ना कोर्ट की कि आप अपनी वाइफ के साथ में या हस्बैंड के साथ में किसी भी तरह का सेक्स करें, वो एक अपराध नहीं है। कह रहा है ये रूलिंग बहुत हैविली रिलाई ऑन करती है, बहुत भारी भरकम तरीके से निर्भर करती है इसी प्रिजम्पशन पे या धारणा पे जो है कंसेंट की या रजामंदी की एक मैरिटल रिलेशनशिप में या शादीशुदा रिश्ते में। तो इस रूलिंग को इसी आधार पे बनाया गया है कि शादी हुई है तो ये कंसेंट तो आपकी है ही कि आप मैरिटल रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना चाहते हो। अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते थे तो आपने शादी नहीं करनी थी। तो ये प्रिजम्पशन कोर्ट की फैसले पे हावी हो गया। चलिए, सब्जेक्ट वो पकड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट रखा है जी जापान में, रूलिंग फैसला। वर्ब रखी है चीन में, रिलाइज। बीच में सारी चीज इस रूलिंग के बारे में है। रूलिंग किसने दी? हाई कोर्ट ने दी। कौन सी हाई कोर्ट? जिसने ये मेंटेन किया। क्या मेंटेन किया? कि जो अप्राकृतिक सेक्स है हस्बैंड के द्वारा शादी में, वो गुनाह नहीं है। ये रूलिंग रिलाई ऑन करती है इस धारणा पे। तो ऐसे सेंटेंस बना हुआ है। रूलिंग सब्जेक्ट हो गया, रिलाइज इसकी वर्ब हो गई। रिलाई करना, निर्भर करना या डिपेंड करना एक ही बात है। ऑन लगता है रिलाई और डिपेंड दोनों के बाद में, ठीक है। विच कोर्ट के लिए आया, विच की वर्ब है हेल्ड, V2 लगा हुआ है, कोर्ट ने इस बात को मेंटेन किया। अननेचुरल सेक्स की वर्ब है इज। प्रिजम्पशन यानी धारणा जो आपने पहले से ही बना रखी है। कंसेंट का मतलब होता है आपका अग्रीमेंट या रजामंदी किसी काम के लिए। मैरिटल यानी शादीशुदा जीवन से जुड़ा हुआ, मैरिटल रिलेशनशिप यानी शादीशुदा रिश्ते। चलो, अभी अननेचुरल सेक्स क्या है? देखो, ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, कुछ है ना अनकंफर्टेबल होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप इसको नेट पे पढ़ लेना। सिर्फ मैं आपको इशारा दे देता हूँ, इतना समझा सकता हूँ। हर वो सेक्सुअल एक्ट जो कि वेजाइनल इंटरकोर्स से नहीं जुड़ा हुआ। भाई, वेजाइनल इंटरकोर्स क्यों होता है? रिप्रोडक्शन के लिए होता है, आपको बच्चे पैदा करने हैं। हर वो सेक्सुअल एक्ट जो वेजाइनल इंटरकोर्स से नहीं जुड़ा हुआ, उसको हमारी सरकार बोलती है अननेचुरल सेक्स। ठीक है ना। आपने जो भी काम इसके अलावा किया वो सरकार बोलती है कि वो प्राकृतिक नहीं था, आपने जबरन कर दिया है वो बस सेक्स के नाम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, द केस इन्वॉल्व्ड अ 40-year-old मैन फ्रॉम बस्तर डिस्ट्रिक्ट हु हैड बीन कन्विक्टेड बाय अ सेशंस कोर्ट इन कनेक्शन विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ इन 2017। कह रहा है ये जो केस है ना, झारखंड छत्तीसगढ़ का जो केस है,
कह रहा है ये केस इन्वॉल्व करता था, इसमें शामिल था, क्या शामिल था इसमें? 40 साल का एक आदमी बस्तर जिले का, छत्तीसगढ़ का, जिसको कॉन्विक्ट किया गया था, जिसको पैसिव वॉइस में दोषी करार किया गया था एक सेशंस कोर्ट के द्वारा, निचली अदालत के द्वारा। और किस मामले में? इस संबंध में इन कनेक्शन विद डेथ के या मौत के उसी की वाइफ के सन 2017 में। तो मामला इस आदमी का था जिनकी वाइफ की डेथ हो गई अननेचुरल सेक्स की वजह से, वहीं से मामला 2017 से जो है जारी है। केस सब्जेक्ट है, इन्वॉल्व इसकी वर्ब है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, केस में ये चीज़ इन्वॉल्व थी। हु आया है इस 40 साल के आदमी के लिए, वर्ब है इसकी हैड बिन कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्ट करना, किसी को दोषी करार करना, किसी भी जो है ऑफेंस के लिए। जब आप पहले सारी एविडेंस दिखाएंगे है ना, सारे गवाह पेश होंगे, उसके बाद में अगर वो दोषी करार हो जाए तो वो आदमी कॉन्विक्ट हो जाता है। ये वर्ड खास जो है इसी ओकेजन के लिए बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेशंस कोर्ट यानी निचली अदालत, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पे। ये क्या हो गया यार, जस्ट मिनट, है ना। फटाफट से इसको पढ़ लो, मीनिंग निकालो, फिर इसको अपने प्रोसीड करते हैं। नीचे मैंने वोकैब भी दे रखी है, इसका भी आप जो है ना कनेक्शन ले सकते हो। चलिए, कह रहे जी जो द सेशंस कोर्ट थी फाउंड दैट द वाइफ इन हर 30s फेल इल एंड सब्सिक्वेंटली डाइड फॉलोइंग अ फोर्स्ड फिजिकल रिलेशनशिप। सेशंस कोर्ट ने ये पाया, ये बात कोर्ट में मिल गई थी, पता लग गई थी। और क्या पता लगी? कि जो वाइफ थी, जो मृत वाइफ थी, डिसीज्ड वाइफ थी इस आदमी की, जो अपने 30s में थी, यानी कि 30 साल से लेकर के 39 साल के बीच की थी। कह रहे वो फेल इल कर गई, वो बीमार हो गई, और सब्सिक्वेंटली यानी आगे जाकर के आफ्टर दैट वो डाइड कर गई, बाद में एक फोर्स्ड फिजिकल रिलेशनशिप के, ऐसी जो फिजिकल रिलेशनशिप जो जबरन उसके साथ में हुई थी। सेशंस कोर्ट की वर्ब है फाउंड, ठीक है। वाइफ की 2 वर्ब है, पहली वर्ब है फेल, दूसरी वर्ब है डाइड। फेल इल करना, फॉल इल करना, इसका मतलब होता है बीमार पड़ जाना, ठीक है ना। सब्सिक्वेंटली मतलब आगे जाकर के, यानी कि आफ्टर दैट। कह रहे जी हाउ एवर ऑन अपील द हाई कोर्ट एक्विटेड द हस्बैंड। कह रहे लेकिन हाउ एवर, अपील करने के बाद में ये मामले को जब हाई कोर्ट में ले जाया गया तो हाई कोर्ट ने कॉन्विक्ट किए हुए इस आदमी को एक्विट कर दिया या फिर बाइज्जत बरी कर दिया, ठीक है। तो कॉन्विक्ट का बिल्कुल उल्टा क्या हो गया? कॉन्विक्ट का बिल्कुल उल्टा हो गया एक्विट। कॉन्विक्ट यानी दोषी करार दिया, एक्विट यानी बाइज्जत बरी किया। बाइज्जत बरी करने को एक्सोनरेट करना भी बोलते हैं, याद रखना, बड़ा अच्छा वर्ड है। और एक और वर्ड लिख देता हूं, आज लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, विंडिकेट, ठीक है, बाइज्जत बरी करना। कह रहे जी एट द कोर ऑफ एनी डिस्कशन ऑन मैरिज और एनी रिलेशनशिप मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट। कह रहे बिल्कुल कोर में, बिल्कुल हार्ट में, दिल में या आधार में किसी भी डिस्कशन के या बातचीत के, जो हो या तो शादी पे या फिर कोई और रिलेशनशिप या रिश्ते पे, कह रहे जी होना चाहिए, मस्ट भी, ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत जो है रजामंदी का या कंसेंट का। अगर किसी भी मैरिज और मैरिडल रेप के मामले को आपको सुलझाना है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जो फिजिकल रिलेशनशिप बनी थी कहीं वो जबरन तो नहीं बनी थी। ऐसा होना चाहिए, होता नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि होना चाहिए। सब्जेक्ट उल्टा पुल्टा मिलेगा इस सेंटेंस में आपको, क्योंकि इन्वर्टेड सेंटेंस है। एट प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा है, प्रेपोजिशन से शुरू करके सब्जेक्ट और वर्ब को ऊपर नीचे किया हुआ, दिखाता हूं आपको कहाँ है। द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट और मस्ट बी, ये है सब्जेक्ट, वर्ब है इसकी मस्ट बी। चाहते तो इस सेंटेंस को सीधा भी लिख सकते थे, द प्रिंसिपल ऑफ कंसेंट मस्ट बी एट द कोर ऑफ एनी डिस्कशन ऑन मैरिज और एनी रिलेशनशिप, ठीक है ना, सीधे तरीके से भी लिखा जा सकता था। ये एडिटर लोग क्या करते हैं, थोड़ा अच्छी लैंग्वेज लिखने के लिए और फॉर्मल लिखने के लिए इस तरह के काम करते हैं। आपको सिर्फ पकड़ना है, लिखो मत भले ही, लेकिन मीनिंग समझ में आ जाए। अब देखो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, कंसेंट देख लेना, रजामंदी को बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्ड की तरफ ध्यान देना, स्पेलिंग्स लिख रहा हूँ 2, प्रिंसिपल और दूसरा है प्रिंसिपल। यहाँ क्या लगा हुआ है, PLE, यहाँ क्या लगा हुआ है, PAL। ये जो पहला प्रिंसिपल है ये है सिद्धांत या रूल, इसको रुब्रिक भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका प्रिंसिपल है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नौकरी में आ गए तो प्रिंसिपल है आपका, मैं किसी से रिश्वत नहीं लूँगा, ये आपका रूल है, सिद्धांत है, जिसको आप फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल। ये जो दूसरा प्रिंसिपल है ना भाई साहब, ये 2 तरह के हैं। पहला है आपके कॉलेज या स्कूल का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल साहब, स्पेलिंग देख लो, PAL जब लग जाए। और दूसरा प्रिंसिपल होता है जी मूलधन, जो आप बैंक से उधार लेते हो या किसी को उधार देते हो, ब्याज तो बाद में लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जो लगाना है आपको लगा लेना।
जो आपने मूलधन दिया था 100 रुपया किसी को, वो प्रिंसिपल प्रिंसिपल होता है। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं भाई। ट्रिक बता देता हूँ आपको याद रखने की। देखो रूल के लास्ट में क्या आ रहा है, एल ई आ रहा है, और प्रिंसिपल जो रूल वाला है उसके लास्ट में भी एल ई आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट कर लोगे तो दोनों याद रह जाएंगे। फिर दूसरा वाला अपने आप, ठीक है ना, दिमाग में बैठ जाएगा। ये एल ई वाला रूल है और फिर ए एल वाला मूलधन है या फिर स्कूल का हेडमास्टर है। चलिए, आज के क्विज में मैंने पूछा हुआ है प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। आराम से ले लो एक रीडिंग और देखो कितना आप समझ पा रहे हो इसको। चलिए, कह रहा है जी, व्हेन फिजिकल हार्म अकर्स स्पेशली लीडिंग टू अ ट्रेजिक डेथ, इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रिजम्पशन ऑफ मैरिटल कंसेंट। अब ये मुद्दे पे आया, इसने ये आर्टिकल क्यों लिखा है ये बता रहा है आपको। कह रहा है जी, मेरा ऐसा मानना है, ये ऑथर कह रहा है, जब फिजिकल हार्म होने लगे, शारीरिक चोट पहुंचने लगे, फिजिकल हार्म अकर हो जाए, खास करके वैसी वाली जो लीड टू कर जाए या हमें ले जाए एक ट्रेजिक डेथ तक, एक बहुत ही शर्मनाक या ट्रेजिडी भरी मौत तक, है ना, क्या बोलते हैं इसको, दर्दनाक बोल दो, दर्दनाक मौत तक। कह रहे जी, तब ये एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता, इसको माफ नहीं किया जा सकता इस प्रिजम्पशन या धारणा के अंडर में जो है शादीशुदा जीवन में कंसेंट की या रजामंदी की। भाई आपने सेक्स किया वैसा वाला, है ना, फोर्सफुली, मियाँ बीवी की बात थी, चलो बात सुलझ गई। लेकिन अगर उस ऐसे सेक्सुअल एक्ट से जिससे वाइफ की डेथ हो जाए या फिजिकली अपाहिज हो जाए, है ना, कुछ हॉस्पिटलाइज करना पड़े, वैसे केस के अंदर इस धारणा को नहीं मान लेना चाहिए कि शादीशुदा जीवन में कंसेंट तो बाय डिफॉल्ट होती है। चलिए, फिजिकल हार्म सब्जेक्ट है, अकर्स इसकी वर्ब है, प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, लीड टू करना यानी ले जाना, इसको रिजल्ट इन करना भी बोलते हैं। ट्रेजिक यानी फुल ऑफ ट्रेजिडी, इट आया है फिजिकल हार्म के लिए। वर्ब है इसकी कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, एक्सक्यूज करना, किसी को माफ़ी देना। ठीक है, प्रिजम्पशन यानी धारणा, आगे बाकी आप सभी वर्ड्स देख चुके हैं। कह रहे जी, द इशू एट हैंड इज नॉट अबाउट द नेचर ऑफ द सेक्शुअल एक्ट बट द एब्सेंस ऑफ कंसेंट एंड द यूज ऑफ फोर्स। कह रहा है ये जो इशू है हमारे हाथ में, कोर्ट इसको गलत निगाह से देख रही है। ये इशू जो एट हैंड है, हमारे हाथ है, जो अभी चल रहा है, ये नेचर को लेकर के नहीं है सेक्सुअल एक्ट की, कि क्या वो सेक्सुअल वजाइनल था या फिर वो किसी और, है ना, तरह का सेक्सुअल एक्ट था। कह रहा है ये मुद्दा ये नहीं है कि सेक्सुअल एक्ट कौन किस टाइप का था। कह रहा है लेकिन ये मुद्दा था, बल्कि ये मुद्दा था ना मौजूदगी का कंसेंट की यानी कि रजामंदी की, और यूज़ का यानी इस्तेमाल का, फोर्स के यानी जबरन जबरदस्ती के। मुद्दा एक्चुअल में ये होना चाहिए कि काम जबरदस्ती हुआ क्यों, है ना। कोर्ट तो ये देख रही है कि गलत काम कैसे हुआ, वजाइनल इंटरकोर्स नहीं था, किसी और टाइप का इंटरकोर्स था। कह रहे वो नहीं देखना आपको, आपको ये देखना है हुआ जबरन है, ये बात जो है गलत है। चलिए, इशू जो है सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, एट हैंड मतलब जो हमारे हाथ है, जिस पे अभी बात चल रही है, ठीक है ना। चलिए, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। कह रहे द हाई कोर्ट रिलाइड ऑन एक्सेप्शन 2 या सेकंड ऑफ सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कह रहे जब हाई कोर्ट ने इस आदमी को बाइज्जत बरी किया तो वो रिलाई ऑन कर रही थी या डिपेंड कर रही थी इस एक्सेप्शन नंबर 2 पे, धारा 375 के आईपीसी या इंडियन पिनल कोड के। कह रहा अब ये कौन सी 75 है, 375 धारा, विच डज नॉट रिकॉग्नाइज मैरिटल रेप एज एन ऑफेंस, जो कि रिकॉग्नाइज करती ही नहीं है शादीशुदा जीवन में रेप को एक ऑफेंस या गुनाह की तरह। और कब तक नहीं करती है, एक शर्त है इसकी, शर्त यह है अनलेस, जब तक ऐसा ना हो या अगर ऐसा ना हो, अनलेस अगर ऐसा ना हो, द वाइफ इज अंडर 15 ईयर्स ओल्ड, वाइफ जो है 15 साल से छोटी ना हो। अगर 15 साल से छोटी वाइफ है फिर तो आपने कर दिया, चाहे वाइफ है आपकी तो भी आप जेल में जाओगे, है ना, वो सेक्शन ये 375 यही कहता है। लेकिन अगर 15 या 15 से बड़ी है तो उस केस में एक्सेप्शन है, आप मैरिटल लाइफ में रेप नहीं कर सकते हैं, टेक्निकली वो रेप नहीं कहलाएगा। अब आगे देखो, डैश लगा करके कुछ और भी कहना चाह रहा है, कुछ और भी कहना चाह रहा है, ये अपने पढ़ेंगे बाद में, इसको छोड़ दो, आगे वाला पढ़ो ताकि इसको पूरा मीनिंग निकाल सको। कह रहे जी ये इसलिए है, ये रिकॉग्नाइज इसलिए किया जाता है टू जस्टिफाई एक्विटिंग द हस्बैंड, हस्बैंड को एक्विट करने को जस्टिफाई करने के लिए या उसको बाइज्जत बरी करने को सही ठहराने के लिए, ठीक है ना। तो कोर्ट ने आर्टिकल या धारा 375 का सहारा लिया, इसकी एक्सेप्शन को देखा और फिर उसके आधार पे हस्बैंड को उसकी वाइफ की डेथ के बाद भी बाइज्जत बरी किया। अब देखो बीच में कोई और इसने ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये मुझे लास्ट में पढ़ लेनी है ताकि मेरा मीनिंग क्लियर रहे। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है इस 15 साल की एज के लिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेज दिस एज टू 18 इन इंडिपेंडेंट थॉट
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड ANR केस 2017। कह रहा है ये 15 के 18 कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, इस एज को बढ़ा दिया था 18 तक इस केस के अंदर जिसका नाम है ये इंडिपेंडेंट थॉट और भारत सरकार 2017 का। तो 15 है या 18 है आज की डेट में, अगर इससे छोटी आपकी स्पाउस है तो उसके साथ में अगर रेप का केस बनेगा, उसने कंप्लेंट की तो वो बन जाएगा, 18 से बढ़ी है तो फिर रेप नहीं बनता। चलिए हाई कोर्ट सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, किसी चीज़ पे निर्भर होना। विच आया है एक्सेप्शन 2 धारा 375 के, विच की वर्ब है डज नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, अनलेस का मतलब होता है अगर ऐसा ना हो, अनलेस के बाद में, अनटिल के बाद में और लेस्ट के बाद में कभी भी नॉट का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि नॉट ना ऑलरेडी इन वर्ड्स में लगा हुआ है। अनलेस मतलब अगर ऐसा ना हो, अनटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, है ना हो। चलिए वाइफ की वर्ब है इज। बड़े आगे जस्टिफाई करना, किसी चीज को, किसी मामले या चीज को सही ठहराना। चलो कह रहा है जी दिस ओवरटर्न्ड द सेशंस कोर्ट्स वर्डिक्ट। कह रहा है इस मामले ने, इस बात ने ओवरटर्न कर दिया या फिर औंधा कर दिया, कैंसिल कर दिया, उल्टा कर दिया सेशंस कोर्ट के वर्डिक्ट को। सेशंस कोर्ट ने क्या बोला था, पति को सजा मिलनी चाहिए। हाई कोर्ट ने क्या बोला, नहीं मिलनी चाहिए। तो वो धारा 375 को देख करके हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के वर्डिक्ट या फैसले को औंधा कर दिया। कह रहा है जी विच हैड सेंटेंस हिम टू 10 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ये वही सेशंस कोर्ट का वर्डिक्ट है जिसने इस आदमी को सेंटेंस कर दिया था, सजा दे दिया था 10 साल की, जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट की। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ बोलते हैं इसको। रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब ऐसी सजा, ऐसा कारावास जिसमें आपको काम, मेहनत, मजदूरी करनी होगी, आराम से बैठ के रोटियां नहीं तोड़नी है, रोज आपको कुछ मजदूरी वगैरह करना होगा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट इसको बोलते हैं। चलिए दिस, इस मामले को बोलेंगे, दिस की वर्ब है ओवरटर्न। ओवरटर्न करना, किसी चीज़ को उल्टा करके टर्न कर देना, औंधा कर देना, अपेंड कर देना, किसी फैसले को समझ गए ना, गलत कर देना। सेंटेंस करेंगे जब भी किसी को, यानी सजा देंगे, चाहे मौत की दें, चाहे ज़िंदगी की दें, चाहे लाइफ की दें, चाहे 10 साल की दें, टू लगा के बताएं। सेंटेंस टू डेथ यानी मौत की सज़ा दिया, सेंटेंस टू लाइफ यानी कि पूरी ज़िंदगी जेल में रहने की सज़ा। ठीक है, तो टू प्रेपोजिशन फिक्स है सेंटेंस के बाद में। कह रहा जी द रूलिंग वंस अगेन ब्रिंग्स अटेंशन टू द एम्बिग्यूअस लीगल टेरेन सराउंडिंग सेक्सुअल वायलेंस इन मैरिज। कह रहा है ये जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की छत्तीसगढ़ से, कह रहा है जी इसने फिर एक बार ब्रिंग कर दिया अटेंशन को, ये ध्यान खींच लाई हमारा, और कहाँ पे, इस एम्बिग्यूअस, इस अनक्लियर से लीगल टेरेन में या फिर कानूनी फील्ड में, जो है सराउंड करने वाला या चारों तरफ वाला सेक्सुअल वायलेंस के मैरिज के अंदर। तो मैरिज में सेक्सुअल वायलेंस होती है, इस पर क्या होना चाहिए, हमारा कानून अभी भी बड़ा अनक्लियर है, अनएम्बिग्यूअस है, क्योंकि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि इसको रेप माना जाए। तो सरकार नहीं चाहेगी तो कानून बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे फिर हमारा ध्यान खींच रही है रूलिंग एक बार फिर से। चलिए रूलिंग सब्जेक्ट है, ब्रिंग्स अटेंशन ध्यान खींचना, इसकी वर्ब है। एम्बिग्यूअस यानी जो अनक्लियर हो, इसका बिल्कुल उल्टा होता है अनएम्बिग्यूअस, या फिर एक वर्ड करवाया था मैंने आपको शुरू में, कैटेगोरिकल। ठीक है ना, अन निकाल दिया तो एम्बिग्यूअस बन गया, यानी जो साफ ना हो। लीगल टेरेन यानी सियासी दंगल, सराउंडिंग यानी जो चारों ओर है, इस चीज़ से घिरा हुआ है, और बात है सेक्सुअल वायलेंस की शादी में। कह रहा है जी इन अक्टूबर 2024 द सुप्रीम कोर्ट डिफर्ड हियरिंग्स ऑन प्लीज टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। कह रहा है जी पिछले ही साल 6 महीने पहले, अक्टूबर 2024 में 4 महीने पहले, सुप्रीम कोर्ट ने डिफर कर दिया। डिफर करना यानी पोस्टपोन करना, आगे के लिए धकेल देना, पुट ऑफ करना। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट साहब ने भी पोस्टपोन कर दिया इस मामले की सुनवाई को, जो थी इन प्लीज को लेकर के या फिर इन याचिकाओं को लेकर के, मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने वाली, शादीशुदा जीवन में बलात्कार को एक सजा मानने, जो है अपराध मानने वाली। तो सुप्रीम कोर्ट अभी इसी मामले को सुनेगी, कुछ फैसला देगी, लेकिन इस बार नहीं सुना। चलिए द सुप्रीम कोर्ट है, द लगेगा आगे, सरकारी संस्था है। डिफर करना, आगे धकेल देना, और बड़ी अच्छी फ्रेजल वर्ब है इसके लिए, पुट ऑफ। ठीक है ना, PUT पुट और FF ऑफ। आज के क्विज में मैंने आपसे पूछी है। कह रहा है जी इन प्रीवियस जजमेंट्स it had indicated that the responsibility lies with the legislature to introduce laws on this issue। कह रहा है जी कहाँ गया, अपनी प्रीवियस जजमेंट्स में पुराने जो फैसले कोर्ट ने दिए हैं, कोर्ट ने ये इंडिकेट किया था, कोर्ट ये इंडिकेट कर चुकी है या कर चुकी थी
कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है वो लाए करती है लेजिस्लेचर के पास में या संसद के पास में नए कानून को इंट्रोड्यूस करने की इस मामले पे। तो कोर्ट का ये कहना है कि हम बचेंगे इस मामले से कि ये रेप है या नहीं। सरकार ही खुद जो है कैबिनेट बैठ करके इस पर कानून बनाए और जो बनाएगी हम उसको मान लेंगे। चलिए 8 आया है अगेन सुप्रीम कोर्ट के लिए। पास्ट में ये काम हो चुका था, हैड V3 ये इंडिकेट कर चुकी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वर्ब है लाइज। लाई का मतलब होता है पड़ा हुआ होना या रखा हुआ होना। ये जिम्मेदारी पड़ी हुई है या रखी हुई है, और किसके साथ में? हमारे लेजिस्लेचर के साथ में, विधान के साथ में, मतलब विधान बनाने वाली जो संसद है ना, कैबिनेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाओ। रीडिंग ले लो इसकी फटाफट से। चलो, कह रहा है द यूनियन गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टेटेड दैट क्रिमिनलाइजिंग द मैरिटल रेप कुड अंडरमाइन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो भी ऐसा स्टेट कर चुकी है, ऐसा कह चुकी है। स्टेट करना यानी कहना, से करना, कि जो क्रिमिनलाइज करने का काम है या फिर अपराध बना देने का काम है शादीशुदा जीवन में रेप को, ये अंडरमाइन कर देगा, अपाहिज बना देगा, कमज़ोर बना देगा इस इंस्टीट्यूशन को, इस व्यवस्था को जो है मैरिज यानी शादी की। तो इसका गलत इस्तेमाल भी होने लगेगा ना। शायद जहाँ पे रेप ना हुआ हो वहाँ भी लोग बोलते हैं करके कि हमारे साथ तो रेप हुआ है, हस्बैंड ने किया है, वाइफ ने किया है। तो हमारी सरकार का यही मानना है कि यह काम करना ही गलत है, क्रिमिनलाइज करना, हम इसको क्रिमिनलाइज नहीं करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैज स्टेटेड इनकी वर्ब है, हैज V3 परफेक्ट टेंस। क्रिमिनलाइजिंग सब्जेक्ट बनेगा, जीरंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, किसी चीज़ को एक क्राइम बनाना, क्रिमिनलाइज करना। वर्ब है इसकी कुड अंडरमाइन, अंडरमाइन करना, किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना। ये वर्ड आप ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है सिस्टम, है ना, ढांचा किसी भी चीज़ का। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज यानी शादी का सिस्टम। कह रहे जी इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर मैरिटल रेप इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। कह रहे भारत बना हुआ है उन थोड़ी बहुत कंट्रीज में से एक, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, जहाँ पे शादीशुदा जीवन में रेप जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, वो एक अपराध नहीं है। ज़्यादातर दुनिया, ज़्यादातर विकसित देश मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करते हैं और इसकी सजाएं भी देते हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ आज भी इस चीज़ को एक अपराध नहीं माना जाता। चलिए, इंडिया सब्जेक्ट है, रिमेन्स वर्ब है इसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है इंडेफिनिट टेंस। मैरिटल रेप की अगेन वर्ब है इंडेफिनिट टेंस में इज। द फ्यू, अ फ्यू और बिना द या अ के फ्यू, तीनों के बीच का डिफरेंस आपको परसों की क्लास में करवाया था। अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, फ्यू बिना अ के यानी थोड़ा भी नहीं, और द फ्यू का मतलब है जितने भी, थोड़ी सी। तो भारत जितनी भी वो थोड़ी सी कंट्री बची हैं, द फ्यू कंट्रीज, उनमें से एक है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आप पिछली क्लासेस 2 चला लो, अच्छे से करवाया हुआ है, अपने नोट्स निकाल लो, अगर आपने किया हुआ इस कॉन्सेप्ट को तो अप्लाई करके देखना। ठीक है, चलो। कह रहा है जी येट डेटा फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 19 से 21 रिवील दैट 32% ऑफ ever married women aged 18 to 49 years in India have experienced physical, sexual और emotional spousal violence। कह रहे हैं फिर भी जो डेटा आया है NFHS का, हर 5 साल से एक सर्वे होता है, 5 साल का पूरे देश का हेल्थ इसमें देखा जाता है। ये 5वां जो सर्वे हुआ है 2 ही साल का हुआ है, अजीब बात है, कोविड की वजह से। कह रहे हैं फिर भी 5 साल से होने वाला है जो सरकारी सर्वे है NFHS, इसका डेटा ये रिवील करता है, हमें बताता है कि 32% ऐसी औरतें जो एवर मैरिड हैं, जिन्होंने कभी भी शादी की है, आज वो डिवोर्स्ड हैं या विडो है वो ठीक है, लेकिन कभी भी उन्होंने शादी की हो, 18 से 49 की एज में जो हैं भारत में, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है या तो शारीरिक या फिर यौन यानी सेक्सुअल या फिर मानसिक अपने स्पाउस से होने वाली वायलेंस को या हिंसा को, विद ओनली ए स्मॉल परसेंटेज सीकिंग हेल्प, और बहुत ही थोड़ी सी एक परसेंटेज के हेल्प को या मदद को मांगने के साथ ही। तो 32 में से ऐसा मान लो 2-3-4% औरतों ने आवाज़ उठाई होगी। ज़्यादातर औरतों का ये कहना है कि किसी ना किसी तरह की हमें वायलेंस ज़रूर अपने स्पाउस से मिली है। चलिए, डेटा सब्जेक्ट है, रिवील इसकी वर्ब है, 32% की वर्ब है हैव एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, 32% औरतों ने एक्सपीरियंस किया है इस तरह के वायलेंस या हिंसा को। 32% की वर्ब प्लूरल है, आप देख रहे हो, फॉर्मूला पता है ना इसका आपको, कट ऑफ कितने परसेंट के बाद वर्ब प्लूरल हो जाती है, याद होगा कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। परसेंटेज की खुद की कोई वर्ब होती ही नहीं है। 32% की वर्ब सिंगुलर भी हो सकती थी, प्लूरल भी हो सकती थी,
डिपेंड करेगा परसेंटेज के बाद में जो ऑफ के बाद नाउन रखा है उस नाउन पे। यहाँ पे विमेन नाम का नाउन रखा हुआ है, विमेन यानी औरतें, ये नाउन एक प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब भी हैव आएगी, हैव एक्सपीरियंस्ड। समझ गए? परसेंटेज चाहे 32% हो या 32,000% हो, आपको ऑफ देखना है और उसके बाद में रखा हुआ नाउन देखना है। अगर वो नाउन अनकाउंटेबल है या फिर सिंगुलर है तो वर्ब आ जाएगी सिंगुलर, अगर वो नाउन काउंटेबल प्लूरल है तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल। चलो लास्ट पैराग्राफ, फटाफट इसको भी देख लो। करवा दें? कह रहे दिस स्टार्क रियलिटी शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर लॉ मेकर्स। कह रहे ये जो स्टार्क रियलिटी है, रियलिटी यानी हकीकत, स्टार्क करवाने, स्टार्क यानी जो साफ साफ हो और बहुत खराब हो, है ना, कड़वा घूंट बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं स्टार्क रियलिटी। कह रहा है ये जो सच्चाई का कड़वा घूंट है ना, इसको सर्व करना चाहिए एक अलार्म बेल की तरह या वेकअप कॉल की तरह, नींद से जागने की अलार्म की तरह, हमारे लॉ मेकर्स नेताओं के लिए। और किसके लिए? लॉ इन्फोर्समेंट और सोसाइटी के एट लार्ज के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट मतलब हमारे कानून लगाने वाले जो संस्थाएं हैं, पुलिस है, कोर्ट्स हैं, और सोसाइटी का मतलब है पूरा समाज। तो ये पूरा जो कड़वा घूंट है सच्चाई का, सबके आंखें खोल देना चाहिए, वेकअप कॉल बन के सबको जगा देना चाहिए। और कब एट लार्ज, कब? कह रहे ये इसलिए जगाना है टू टेक अर्जेंट एक्शन इन इंश्योरिंग वीमेन कैन लिव फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड फियर। कह रहा है जी ये इसलिए जगाना है ताकि अर्जेंट एक्शन टेक किया जा सके, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, पक्का करने के लिए कि औरतें लिव फ्री कर सकती हैं, आज़ादी से रह सकती हैं, फ्री रह सकती हैं किसी भी वायलेंस या फियर के, हिंसा या डर के। तो ये हमारे लिए एक अलार्म बेल है। स्टार्क रियलिटी सब्जेक्ट है, शुड सर्व इसकी वर्ब है, वेकअप कॉल यानी जो आपकी नींद तोड़ दे, एट लार्ज यानी मोटे तौर पे या इन जनरल। एट लार्ज वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं, एक तो मोटे तौर पे और दूसरा मीनिंग होता है जी भगोड़ा। अगर विजय माल्या एट लार्ज है तो विजय माल्या आज भी भारत से भगोड़ा है, फ्यूजिटिव है। और इसी से एक फ्रेज बनता है जेंटलमैन एट लार्ज, ऐसा आदमी जिसके पास कोई काम ना हो करने को, पैसा हो, संसाधन हो, सब कुछ हो, लेकिन कोई काम ना हो करने को, है ना, किसी अमीर आदमी का बिगड़ा हुआ जो है लड़का, उसको आप बोलेंगे जेंटलमैन एट लार्ज। समझ गए ना, इस तरह का आदमी। तो ये फ्रेज है, याद रखना, आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है। बाकी एट लार्ज के दोनों मीनिंग्स भी याद रखना, भगोड़ा और मोटे तौर पे। चलिए, कह रहा है जी वाइल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स ऑन लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी एग्जिस्ट, द लॉज आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट वीमेन। ट्रू चेंज रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन सोसाइटल एटीट्यूड्स एंड माइंडसेट्स। कह रहा है जी जहां हमारे संविधान की सुरक्षाएं इन सभी चीज़ों पे, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, एक तो हमारे जीवन के अधिकार पे, आज़ादी के, बराबरी के, गरिमा के, कह रहा है ये सारे सेफगार्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, इन सब की जगह है। और लॉज भी हैं, कानून भी हैं इन प्लेस यानी लगे हुए इन्फोर्समेंट में, औरतों को प्रोटेक्ट करने वाले। कह रहा है जी जहाँ ये सब चीज़ें हमारे पास है, कह रहा है फिर भी बदलाव नहीं आएगा इनसे। जो सही में बदलाव है उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक शिफ्ट की, एक बदलाव की, एक चेंज की, समाज के एटीट्यूड में या सोचने के तरीके में और माइंडसेट में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, ये सारे सेफगार्ड्स की वर्ब है एग्जिस्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है। लॉज की वर्ब है अगेन आर, इन प्लेस होना, अपनी जगह होना, प्लेस में होना, किसी चीज़ का इन्फोर्समेंट में होना, है ना, लगा हुआ होना। ट्रू चेंज की वर्ब है रिक्वायर्स, सोसाइटल यानी समाज का, शिफ्ट यानी बदलाव। कह रहा है जी नो रिलेशनशिप, मैरिज इंक्लूडेड, शुड प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर वायलेंस। कह रहा है कोई भी रिश्ता हो जिसमें शादी भी शामिल है, इसको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए इम्यूनिटी को या फिर राहत को, छूट को वायलेंस से। तो वायलेंस किसी भी रिश्ते में जगह नहीं रखती है, चाहे रिश्ता मियाँ बीवी का ही क्यों ना हो। चलिए, नो रिलेशनशिप की वर्ब है शुड प्रोवाइड, इम्यूनिटी का मतलब होता है राहत या किसी चीज़ से आज़ादी। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। अगर इस आर्टिकल को ट्रू सेंस में समझना हो ना, ये कितनी बड़ी भयानक, है ना, सरकार के सामने दुविधा है, तो इसको लड़का बन के मत सोचो, इसको आप अपनी किसी बच्ची का बाप या भाई बन के सोचो। समझ पा रहे हो मैं आपको जो पर्सपेक्टिव देना चाह रहा हूँ? अगर आप लड़का बन के सोचोगे ना तो आपको लगेगा ये सब वाहियात बात है, शादीशुदा जीवन में तो सेक्स होना ही चाहिए, क्या वायलेंस, कैसी वायलेंस। लेकिन अगर आप अपने घर के किसी बच्ची के, किसी माता के, किसी बहन के बारे में सोचोगे, तब आपको लगेगा यार ये सच में दुविधा है, इसका क्या करें। चलो अब फटाफट से मैं आपको देता हूँ एक रिवीजन, जो आपने सीखा फटाफट उसको देख लो। ऑफेंस यानी गुनाह, प्रिजम्पशन यानी पहले से बनी हुई धारणा,
एक्विट करना, एक्सोनरेट करना, विंडिकेट करना, किसी को बाइज्जत बरी करना, सब्सिक्वेंटली यानी बाद में जा करके, ओवरटर्न करना यानी औंधा कर देना, अपेंड कर देना, किसी मामले को उल्टा कर देना, डिफर करना यानी आगे के लिए पोस्टपोन करना, पुट ऑफ करना, अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना, वीकन करना, होलो आउट करना, डेबिलिटेट करना, एम्बिग्यूअस यानी जो अनएम्बिग्यूअस ना हो, यानी जो अनक्लियर हो, जो साफ साफ ना दिखाई देता हो, एम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस मतलब क्लियर, एम्बिग्यूअस मतलब अनक्लियर। स्टार्क मतलब साफ साफ दिख रहा हो लेकिन बहुत कड़वा हो, एकदम क्लियर हो लेकिन बहुत सैड करने वाली चीज़ हो, वो होती है स्टार्क। एट लार्ज यानी मोटे तौर पे, इन जनरल, या फिर फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा। जेंटलमैन एट लार्ज मतलब पैसे वाले घर का लड़का जिसके पास कोई काम नहीं है करने को, सारा दिन धक्के खाता है इधर उधर, जेंटलमैन एट लार्ज। चलो अब आ जाओ, ये कुछ वोकैब वर्ड्स भी हमने देखे थे, इनको भी नज़र मार लो एक बार, लगा लो फटाफट से। कैटेगोरिकल आप देख चुके हैं। इम्प्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है जो पनिशमेंट से आपको मिली हुई है, ऑफेंस या गुनाह करने से पहले ही आपको पता है मुझे सज़ा नहीं होगी, इम्प्यूनिटी। डेबिलिटेट, अंडरमाइन, होलो आउट, वीकन, सभी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। प्रिजम्पशन, अजम्पशन, प्रेमिस यानी धारणा जो आपने पहले से बना रखी है ना, हिंदू ऐसे होते हैं, मुस्लिम ऐसे होते हैं, ये सब आपके प्रिजम्पशंस हैं। मैरिटल, कंजुगल और नप्शल यानी शादीशुदा जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें। चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे। फुल ऑन पैकेज मिला ना, ये आधे घंटे के अंदर आपकी 4-5 घंटे की पढ़ाई हो जाती है अगर ठीक से करो तो। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है जी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही से डिस्क्राइब करता है हमारे ऑथर के प्राइमरी आर्ग्यूमेंट को। ये आर्टिकल ऑथर ने क्यों लिखा, कौन सी बात वो आपको समझाना चाह रहा है। ऑथर यही समझाना चाह रहा है वायलेंस की किसी रिश्ते में जगह नहीं है, ठीक है। चाहे आप प्रिजम्पशन ऑफ कंसेंट ले लो, शादीशुदा जीवन में धारणा बना लो कि कंसेंट तो है ही सेक्सुअल रिलेशन बनाने की, इसमें सेक्सुअल वायलेंस की फिर भी कोई जगह नहीं है, ये चीज़ आपको बहाना नहीं देती है यौन शोषण करने का। तो ये इसका प्राइमरी आर्गूमेंट है इस आर्टिकल को लिखने का। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये, खुद से ट्राई दो भाई, ऐसा ना हो मैं ही क्वेश्चन बना रहा हूँ, मैं आंसर कर रहा हूँ, पेपर भी मैं दूंगा आपकी जगह जाके, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑथर ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को क्यों बीच में लाया, इसके डेटा को इसने मेंशन करने के पीछे क्या रीज़न था। ये इसलिए किया इसने कि 32% औरतें ये कह रही हैं कि हमारे साथ सेक्सुअल वायलेंस कभी ना कभी फिजिकल वायलेंस हुआ है। तो ये दिखाने के लिए किया है कि भारत में स्पाउजल वायलेंस कितनी बड़ा वाइड स्प्रेड लेवल पे होता है। भाई 32 के अगर ऐसा बोल रही है ना तो कम से कम 50 के साथ हुआ होगा। बहुत तो डर के मारे भी नहीं बोलती हैं, शर्म के मारे नहीं बोलती हैं। तो ये दिखाने के लिए वाइड स्प्रेड नेचर को स्पाउजल वायलेंस के भारत में। चलो आओ नेक्स्ट पे। अब क्या है जी, बीच वाले क्वेश्चन है वोकैब और ग्रामर के। जेंटलमैन एट लार्ज कौन है, अच्छे से करवा दिया। पुट ऑफ का मीनिंग आपसे पूछा है। 5वें 6वें में डबल फिलर्स है, यानी एक वर्ड यहाँ आएगा एक वर्ड यहाँ आएगा। इसी सीक्वेंस में मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से देख लो कौन सा वर्ड फिट हो रहा है। आंसर मैंने फर्स्ट कमेंट में डाला है, वीडियो के नीचे जाके चेक करें, ठीक है। मीनिंग बैठना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, इस तरीके से आपको फिट करना है। लास्ट में एरर मिलेगी, 4 क्वेश्चन हैं। पहली एरर मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, दूसरी आपको जरूर मिलेगी इस वर्ड की वजह से, तीसरी आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से, और चौथी मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। फर्स्ट कमेंट में अगेन सभी क्वेश्चंस के आंसर सके हैं। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, पूरा पैकेज बना के देखा, लास्ट तक देखा तो लिख दिया करो सर पूरा देखा मैंने PD, और सब कुछ समझ में आया, इंटरेस्टिंग लगा तो लिख दिया करो सर PDI। ये आपका कोड वर्ड है आपका मेरा बातचीत का। चलिए अंटिल देन कल की क्लास में होगी मुलाकात, साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।